शुक्रिया। शुरू सर करो। आज हम लोग 9th क्लास के रसायन विज्ञान के प्रथम अध्याय मैटर आवर सराउंडिंग के बारे में जानते हैं। हमारे चारों ओर के पदार्थ, जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि हम लोग जहाँ पे रहते हैं उसके चारों ओर आसपास में जितने भी पदार्थ हैं, तो हम लोग जैसे जानते हैं कि जहाँ भी कुछ भी नहीं है वहाँ हवा है, पानी है, सूर्य प्रकाश है, घर है, मकान है, दुकान है, पेड़ है, वृक्ष है, जानवर है, एक्सेट्रा बहुत सारा चीज़ हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि प्रकृति के द्वारा बनाई गई जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें विविधता पाई जाती है। तो आज हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि पदार्थ होता क्या है, या हम लोग पदार्थ कहते किसे। तो जिसे हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, यानी कि जिसका, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा एक पदार्थ, तो इसलिए कि हवा को जब हम लोग साइकिल के टायर में डालते हैं तो स्पेस ऑक्युपाई करता है, वह जगह छेदता है। जब इसी प्रकार जो भी वस्तुएं हैं जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, जो स्थान घेरता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो हम लोगों के चारों ओर के जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, उनको हम देख सकते हैं कि जो भी चीज़ इस परिभाषा पे खरा उतरता है वह सब चीज़ एक पदार्थ है। जैसे हम भी पदार्थ हैं और आप भी एक पदार्थ हैं, इसलिए कि हम लोग भी स्थान घेरे हुए हैं, हमको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। तो अब बात ये आता है कि कौन चीज़ पदार्थ नहीं है। तो जैसे सुख है, दुख है, लोभ है, घृणा है, लव है, यह सब को हम लोग पदार्थ नहीं कह सकते, इसलिए कि इसको ना हम माप सकते हैं, न तौल सकते हैं, इसलिए इनको जो है सो हम पदार्थ नहीं कह सकते। तो इसके बाद जितना भी चीज़ है जिसे हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वे सारे चीज़ हमारे पदार्थ हैं। अब हम लोग पदार्थ के बारे में जानने के लिए उनके गुणों को जानते हैं। तो मुख्य रूप से पदार्थ के दो गुण को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। पहले कि पदार्थ का एक आंतरिक गुण होता है और एक बाह्य गुण होता है। तो जैसे हम लोग चीनी और नमक दोनों यदि सेम आकार का हो, या ग्राइंडिंग किया गया हो, उसको पीस दिया गया हो, और हमको यदि सेम बर्तन में दिया जाए, तो यदि हम चीनी और नमक दोनों को देखेंगे तो दोनों का कलर सेम है, दोनों का डस्ट सेम है, देख करके यह पता लगाना मुश्किल हो जाएगा, दोनों का कलर वाइट है, देख करके यह पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा नमक है और कौन सा हमारा चीनी है। तो हम वहाँ पर क्या करते हैं कि उसके आंतरिक गुण के लिए उसको चखते हैं, उसका स्वाद लेते हैं। हम लोग पाते हैं कि यह क्या है हमारा, कि यह चीनी है और यह नमक। तो हम लोगों ने चीनी और नमक को जो देखा, उसका जो कलर देखा, वह उसका भौतिक गुण है, यानी कि बाह्य गुण है, और उसके स्वाद को जो हम लोगों ने चखा, वह जो उसका आंतरिक गुण है, वह उसका आंतरिक गुण है। तो इसी प्रकार जो भी पदार्थ होता है वह क्या होता है आपका, कि आपका उसका जो रंग होता है, उसको जो हम देख सकते हैं, वह हमारा भौतिक गुण है, और जो हम उसके गुणों का अनुभव कर सकते हैं, गुणों को जान पाते हैं चख करके या उपयोग करके, वह उसके आंतरिक गुणों को बताता है। जैसे कठोर लकड़ी है तो कठोर होगा, कोई चीज़ क्या होगा, भुरभुरा होगा, मुलायम होगा, कोई चीज़ क्या होगा हमारा चिकना हो, कोई क्या होगा रफ होगा। यह चीज़ हम देख सकते हैं, लेकिन उसका आंतरिक गुण क्या होगा इसे हम नहीं देख सकते हैं। तो उसके लिए हमको अवलोकन करना पड़ता है। तो उसके लिए हम केमिस्ट्री के अंतर्गत उसके आंतरिक गुणों के अवलोकन करने का प्रयास करते हैं। जैसे पदार्थ छोटे कणों से, तो इस प्रयोग को जानने के लिए, इसको जानने के लिए हम लोग एक प्रयोग कर सकते हैं कि एक गिलास हम लोग लेते हैं, गिलास में हम लोग पानी डालते हैं। तो गिलास लेते हैं और गिलास में उच्च लेवल तक पानी डालते हैं। इसमें हम लोग पानी डाल दिए,
और इसके लेवल को एक चिन्हित कर देते हैं, यानी ग्लास का, यानी शीशा का ग्लास लेते हैं। क्योंकि शीशा ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, उसका वाटर लेवल हमको दिखता रहता है। वो कुछ मात्रा में चीनी डालते हैं। तो जब हम इसमें चीनी डालेंगे, तो जब हम लोग पानी को चीनी के साथ डालेंगे और इसको एक छड़ी के माध्यम से अच्छी तरह से विडोलित करते हैं, यानी कि घुमाते हैं, मिला देते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि अच्छी तरह से मिला करके जब हम छोड़ देते हैं इसके लेवल को शांत होने के लिए, तो हम लोग पाते हैं कि जल के लेवल में, उसके स्तर में कोई वृद्धि नहीं होती। जिसके तो आखिर यह चीनी कहाँ गया? तो पदार्थ यह छोटा छोटा कण से बना हुआ है, तो वह उसका छोटा कण घुल करके उसमें क्या हो गया? घुल गया, मिक्सअप हो गया, मिल गया, जिससे यह पता चलता है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना। फिर पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। तो यह कैसे जानेंगे भाई? तो पदार्थ, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 3-4 भी कर लेंगे। उसमें हम लोग क्या करेंगे, वो भी क्लास का ही लेते हैं। जैसे प्रत्येक, जैसे अभी हम लोग पहले प्रयोग में देखे हैं कि पानी और चीनी को मिला है, तो चूंकि इसका लेवल नहीं बढ़ा, अगर तो जिसके कारण वह इसके अंदर जा करके सम, तो इससे एक गुण पदार्थ का और स्पष्ट होता है कि पदार्थ के अंदर कुछ खाली स्थान होता है, जिस स्थान को हम लोग अंतर आणविक स्थान कहते हैं, और जिसके अंदर यह हमारा चीनी सम। अब फिर हम लोग देखते हैं कि पदार्थ का एक गुण और होता है कि पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस ऑलवेज इन मोशन, वह हमेशा गतिशील होता है और वह जिगजैग मोशन पर, टेढ़ी मेढ़ी पथ पर हमेशा चक्कर लगाता है। जैसे हम लोग एक काम देखते हैं कि कोई वेसल में, कोई बर्तन में पानी भरे हुए हैं और उसमें कहीं भी अगर हम छोटा सा छेद करते हैं, तो वह क्या होता है कि तुरंत उसमें से पानी निकलने लगता है। उसको, पानी को हमको बुलाना नहीं होता है कि आइए आपके लिए रास्ता बन गया, आप इससे निकलिए, चलिए। क्यों? इसलिए कि पार्टिकल्स ऑफ वाटर इज ऑलवेज मोशन, वह उसके बर्तन पर, दीवार पर टक्कर मार रहा है, कोलिजन कर रहा है, जिसके कारण उसको जैसे ही रास्ता मिला वह उससे बाहर निकलना शुरू। इसको हम एक दूसरे प्रयोग से भी समझ सकते हैं कि जैसे हम किसी रूम के एक कॉर्नर में कहीं पे अगरबत्ती जलाते हैं, तो हम देखते हैं कि उसका जो गंध है, स्मेल है, वह क्या होता है, चारों ओर फैल जाता है। तो उस अगरबत्ती के निकट से हम तक गंध को कौन ढो के लाया? तो पदार्थ का जो कण है, क्योंकि पदार्थ का कण गतिशील है, इसलिए उस स्थान से यहाँ तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गंध को पहुँचा। तो इस प्रकार इस प्रयोग से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस ऑलवेज इन मोशन, और वह हमेशा टेढ़े मेढ़े पथ पर चलते हैं। इसका मतलब है कि वह एक दूसरे से टकरा करके अपनी जगह को बदल लेते हैं। पुनः फिर हम लोग ऐसा भी जानेंगे कि पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना, बहुत, सब्सटेंस इज मेड ऑफ द स्मॉलेस्ट इन पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस, यानी बहुत छोटे कणों से बना होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि 4 बीकर, जैसे अब इसमें क्या करते हैं कि हम लोग सब में 100 ml वाटर, और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहला, जैसे हमारा ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है और यहाँ पर, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले वाले में हम लोग CuSO4 कॉपर सल्फेट इसमें थोड़ा सा डालते हैं। तो कॉपर सल्फेट डालने से, यानी 10 ml डाल दिए, तो इसको डालने से हम पाते हैं कि इसका कलर जो है CuSO4 के कारण इसका कलर जो है सो चेंज करता है, बदलता है, नीला होता है, कलर इसका जो है सो चेंज करता है। अब फिर हम लोग देखते हैं कि इसका, इसमें से हम लोग 10 ml निकाल करके 10 ml इसमें डालते हैं,
तो फिर हम देखते हैं कि इसका, और फिर इसको अच्छी तरह से विडोलित करते हैं, तो हम देखते हैं कि इसका जितना कलर था उससे कलर इसमें कम है। फिर हम इसमें से 10 ml इसमें डालते हैं। फिर हम देखते हैं कि इससे बहुत कम कलर इसमें है। फिर इसमें से थोड़ा इसमें डालते हैं, तो इसमें बहुत बहुत कम है, यानी कि नहीं के बराबर है, बट लेकिन सब में CuSO4 का असर, जिससे यह पता चलता है कि पदार्थ क्या है कि अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हुए हैं, कि बहुत बहुत अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हुए हैं। इस प्रयोग से स्पष्ट होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने अभी यहाँ पर देखा है कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच में एक स्थान होता है जिसको हम लोग इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं, अंतराण्विक स्थान कहते हैं, और पदार्थ के कण एक दूसरे को एक आकर्षण बल से आकर्षित भी करते हैं, जिसे हम लोग अंतर आणविक आकर्षण बल कहते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कहते हैं, जिसके कारण सब्सटेंस एक दूसरे से जकड़े हुए होते हैं, बंधे हुए होते हैं। तो इस प्रकार हम लोग पदार्थ के आंतरिक गुणों के बारे में जानने का प्रयास किया है। तो हम लोग पदार्थ के गुणों के बारे में देखें, इसके बाद हम लोग पदार्थ के अवस्था के बारे में जानेंगे। जैसे अग्नि है, तो अग्नि की जो है सो अवस्थाएं होती है। जैसे हम लोग बचपन में बच्चा है, उसके बाद यौवनावस्था में आते हैं, प्रौढ़ावस्था में आते हैं, फिर हम लोग वृद्धावस्था में आते हैं। तो इसी प्रकार पदार्थ की भी अवस्था है। तो कोई भी पदार्थ, जैसे हम क्लास में हैं और क्लास में जैसे हम कह रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति का नाम लेते हैं कि रोहन कुमार इज प्रेजेंट इन क्लासरूम में आ रहा है। अब इस बात के कहने से यह स्पष्ट नहीं हो जाता है कि रोहन कुमार का एज क्या है। वह स्टूडेंट के रूप में आ रहा है, गार्जियन के रूप में आ रहा है, किस रूप में आ रहा है इससे यह क्लियर नहीं होता है, और न ही उसकी अवस्था स्पष्ट होती है। तो इसी प्रकार नाम से जिस प्रकार अवस्था नहीं होती, स्पष्ट होती है, इस अवस्था के बारे में जानते हैं। तो पदार्थ की वैसे मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती है। वैसे इस चैप्टर में हम लोग पदार्थ की 5 अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। तो पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं जो होती है ठोस, द्रव और गैस। वैसे चौथी अवस्था प्लाज्मा है और 5वीं अवस्था BEC, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। तो ठोस नाम से ही स्पष्ट है कि जिसका आयतन और आकार निश्चित हो, जो कठोर हो। द्रव जिसका आयतन निश्चित और आकार निश्चित हो, और गैस जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित हो। तो मुख्य रूप से हम लोग यह जाने कि पदार्थ के अवस्था में जो परिवर्तन आती है वह टेम्परेचर के कारण आती है, ताप के कारण आती है। अगर हम ठोस अवस्था के पदार्थ में ताप देते हैं तो वह द्रव अवस्था में बदलता है अपने मेल्टिंग पॉइंट पे आकर। पुनः फिर हम द्रव अवस्था के पदार्थ में जब ताप देते हैं तो जब वह बॉइलिंग पॉइंट को अचीव करता है तो उसके बाद पुनः फिर गैसीय अवस्था में बदलता है। हम इसको स्पष्ट करेंगे अगले क्लास में कि ताप देने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कैसे। तो फिर से जैसा कि हम बात कर चुके थे पिछले क्लास में कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, तो आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि किसी भी वस्तु को गर्म करने पर उसके आंतरिक कण फैलते हैं और ठंडा करने पर उसके आंतरिक कण सिकुड़ते हैं। तो आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ताप देने से पदार्थ की अवस्था किस प्रकार बदलती है, यानी कि ठोस से द्रव और द्रव से गैस, और पुनः फिर ठंडा करने पर गैस से द्रव और द्रव से ठोस में परिवर्तन कैसे हो जाता है। तो हम लोग जैसा जानते हैं कि ठोस पदार्थ के कण जो होते हैं वह आपस में एक दूसरे से एकदम सटे होते हैं, गेज एंड गेज। हम लोगों को पता है कि इनके बीच में इतना जुड़ाव होता है कि इनके बीच में एक लैटिस बंधन क्रियाशील हो जाता है, यानी कि यह एक दूसरे को जकड़ लेते हैं।
और पुनः द्रव पदार्थ जो होते हैं उनके बीच के जो कण होते हैं उनके बीच में कुछ स्पेस देखने को देखा जा सकता है, यानी कि उसके कण का आपस में सटे नहीं होते, उनके बीच में अंतर आणविक स्थान होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। और गैसेस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वह एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं, यानी कि उनके जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वह इंडिपेंडेंट होते हैं मोशन। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ठोस के कण जो है वह एक दूसरे से सटे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, लैटिस बंधन के द्वारा जुड़े हुए। तो जब हम इनको गर्म करते हैं तो इनके कण फैलते हैं, इनके बीच में क्या होता है कि दूरी बढ़ती है। तो जैसे यहाँ पर ठोस के कण हैं, जब हम इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर यह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाते हैं, ठोस अवस्था से बदल जाते हैं द्रव अवस्था में। लेकिन जितने भी पदार्थ हैं सभी पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं तो सभी पदार्थों के पिघलने का ताप अलग अलग होता है, यानी कि सभी पदार्थ एक ताप पर नहीं पिघलते हैं, उनके पिघलने का ताप अलग अलग होता है। तो जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ पिघलता है उस न्यूनतम ताप को उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, जिस पर वह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है। पुनः फिर हम इसको गर्म द्रव अवस्था में आ गए। जब हम इसको गर्म करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि यह और फैलता है, इसमें और ज्यादा फैलाव होता है। तो फैलाव होने के कारण यह द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाता है, यानी कि इसका जो अंतर आणविक आकर्षण बल था वह दूरी बढ़ने के साथ बहुत बहुत कमजोर हो जाता है और वह एक दूसरे को बांध करके नहीं रख पाता है। तो जिस न्यूनतम ताप पर कोई द्रव अवस्था का पदार्थ गैसीय अवस्था में बदल जाता है तो उस न्यूनतम ताप को हम लोग उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं, यानी कि उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक हम थोड़ा सा बात बताना चाहेंगे कि कोई भी पदार्थ गर्म करने पर उबलता क्यों। जैसे हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि कोई पदार्थ जैसे बर्तन में रखा हुआ है तो नॉर्मल कंडीशन में वह शांत है, और जब हम उसको गर्म करते हैं, जब वह उबलने लगता है तो वह ऊपर की ओर उठने लगता है अपने अपर लेयर से। आखिर क्यों उठता है? तो जब कोई पदार्थ अपने नॉर्मल अवस्था में होता है तो उसके ऊपर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दबाव लगता रहता है, जिसके कारण वह शांत पोजीशन में दिखाई देता है। और हम लोग जैसे जैसे उसको गर्म करना शुरू करते हैं, गर्म करते रहते हैं, तो क्या होता है कि उसका वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, यानी उसका आंतरिक दाब बढ़ता जाता है और वह वायुमंडलीय दाब के जैसे ही बराबर होता है, यानी कि वायुमंडलीय दाब और आंतरिक दाब जैसे ही बराबर होता है, बस वह पदार्थ उबलने लगता है, यानी कि वायुमंडल से ऊपर की ओर यानी वायुमंडलीय दबाव के विपरीत दिशा में वह काम करने लगता है और वह ऊपर की ओर उठता हुआ हमको दिखाई पड़ने लगता है। तो इसीलिए कोई पदार्थ गर्म करने पर हमको उबलता हुआ दिखाई पड़ता है। अब फिर हम लोग देख लिए कि यहाँ पर जब हम इसको गर्म करते हैं तो यह द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। पुनः आप देखिए कि जब हम इसको ठंडा करें यानी कि उसके टेम्परेचर को निकालें तो वह पदार्थ क्या करेगा, कंडेंस कर जाएगा, यानी कि उसका जो कण जो फैला हुआ था इंटरनल मॉलिक्यूल्स वह सिकुड़ेगा, उसके बीच की दूरी घटेगी और जैसे जैसे उसकी दूरी घटेगी वह क्या होगा आपका कि उसके बीच में एक आकर्षण बल क्रियाशील होगा। जैसे ही आकर्षण बल का मान बढ़ता जाएगा और वह अपने बॉइलिंग पॉइंट यानी पर पहुंचेगा, बस पुनः वह क्या होगा कि वह संघनित हो जाएगा, यानी कि लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, द्रव अवस्था में चला आएगा। इसी प्रकार जब पुनः उसको हम ठंडा करेंगे और वह जब क्या करेगा कि अपने हिमांक तक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट पर जैसे ही पहुंचेगा तो वह क्या हो जाएगा आपका कि द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में चला। तो इस प्रकार हम लोग जाने कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस से द्रव में परिवर्तन और द्रव से गैस में परिवर्तन हम लोग ताप में
को इंक्रीज करके, बढ़ा करके हम लोग कर सकते हैं। और पुनः फिर गैस से द्रव में और द्रव से गैस में हम ताप को डिक्रीज करा करके, घटा करके उसके अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि पदार्थ में जो अवस्था परिवर्तन होती है वह अवस्था परिवर्तन किस चीज के कारण होती है, तो ड्यू टू टेम्परेचर। वैसे प्रेशर भी उत्तरदायी है। तो यहाँ पर हम लोग टेम्परेचर के कारण पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब एक बात और हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि किसी भी पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट सेम होता है, फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसिंग पॉइंट दोनों सेम होता है। तो जैसे हम एक प्रयोग कर सकते हैं कि एक हम लोग बर्तन लेते हैं और इसमें हम लोग बर्फ के टुकड़ा को रखते हैं, आइस रखते हैं, बर्फ को रखते हैं और इसमें एक हम थर्मामीटर को डालते हैं। एक थर्मामीटर को यहाँ पर डाल दिए और इसको हम लोग गैस बर्नर की सहायता से जब हम लोग इसको गर्म करना शुरू करते हैं तो हम लोग जैसे केमिस्ट्री में जानते हैं कि हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, यानी किसी पदार्थ में दी गई उष्मा बराबर उस पदार्थ में ली गई उष्मा, यानी जितना हम टेम्परेचर देंगे उतना टेम्परेचर उसमें जाएगा। तो हम लोग इसमें बर्फ को डाले हुए हैं, गैस बर्नर से इसको गर्म कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जब थर्मामीटर को देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि थर्मामीटर का जो पॉइंट है वह इनिशियली जहां पर हम लोगों ने स्टार्टिंग पोजीशन में रखा था वहीं पर अटका हुआ है। टेम्परेचर देने के बाद भी थर्मामीटर का पॉइंट नहीं बढ़ रहा है। तो आखिर यहां पर हम लोग वैसे भी जानते हैं कि ऊष्मा क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा। अब तो हम लोग पाते हैं कि अब क्या है कि बर्फ का पानी में बदलना शुरू, तो बर्फ पानी में बदल रहा है, यानी कि ताप काम कर रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि थर्मामीटर का पारा पाठ्यांक नहीं बढ़ता है और हम देखते हैं कि जब तक कि पूरा का पूरा बर्फ पानी में नहीं बदल जाता है तब तक थर्मामीटर का पाठ्यांक नहीं बढ़ता है। तो थर्मामीटर का पाठ्यांक नहीं बढ़ता है और जैसे ही पूरा का पूरा बर्फ पानी में बदल जाता है थर्मामीटर का पारा बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है। तो जिस पॉइंट से आकर के थर्मामीटर का पारा बढ़ना शुरू हो गया, फिर हम लोग गर्म करते जा रहे हैं, तो हम लोग पाते हैं कि जैसे ही वह बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचा, यानी कि पानी उबलने लगा, यानी कि 100 डिग्री पर पहुंचा, पुनः फिर थर्मामीटर का पारा रुक गया। अब तब तक रुका रहा जब तक कि पूरा का पूरा वाटर आपका वेपर में कन्वर्ट नहीं हो गया। तो हम लोग ने यहाँ पर क्या देखा कि जब पदार्थ अपने स्टेट में चेंजिंग लाती है, अवस्था में परिवर्तन लाती है, तो उस पोजीशन में जो हीट हमने उसमें दिया उस हीट का पाठ्यांक थर्मामीटर से नहीं लिया जा सकता है, कि यानी कि वह छिपी हुई उष्मा है, हिडन एनर्जी है, इसलिए उसका नाम दिया गया गुप्त उष्मा। यानी गुप्त उष्मा सिर्फ पदार्थ के अवस्था परिवर्तन में ही काम करती है, यानी कि लेटेंट हीट जो है चेंज इनटू स्टेट ऑफ द मैटर, यानी वह पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन कराता है। लेटेंट हीट के द्वारा हम पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं या लाया जाता है, जिसका पाठ्यांक थर्मामीटर से नहीं लिया जा सकता है। तो इस प्रकार थोड़ा सा और हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यदि कोई भी जैसे पानी है तो पानी का मेल्टिंग पॉइंट भी 0 है और फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 है। तो यदि मेल्टिंग पॉइंट में लेटेंट हीट जुड़ जाएगा तो वह वाटर बन जाएगा, और यदि मेल्टिंग पॉइंट में लेटेंट हीट हट जाएगा तो आइस बन जाएगा। वैसे हम लोग पानी के बारे में और पढ़ेंगे कि उसका सबसे ज्यादा घनत्व 4 डिग्री सी पर होता है, लेकिन
आगे फिर हम लोग देखेंगे इसके बारे में। इसी प्रकार जैसे पानी का जो कंडेंसिंग पॉइंट और पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट दोनों 100 डिग्री है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि 100 डिग्री प्लस लेटेंट हीट यानी 100 डिग्री प्लस गुप्त उष्मा होगा तो हमारा वाटर कन्वर्ट इनटू वेपर, हमारा पानी जो है वह वाष्प में यानी कि गैसीय अवस्था में बदलेगा। और जैसे ही हम 100 में से क्या करेंगे कि लेटेंट हीट को हटाएंगे तो वहां से क्या होगा कि वह वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से क्वेश्चन भी बनता है कि अगर 100 डिग्री पर के उबलते हुए पानी और भाप से अगर हमारा हाथ पक जाता है तो कौन ज्यादा जलन पैदा करेगा, तो हम लोग आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं कि भाप के द्वारा ज्यादा जलन पैदा होगा, इसलिए कि भाप में 100 डिग्री प्लस गुप्त उष्मा है, जबकि उबलते हुए पानी में सिर्फ 100 डिग्री की उष्मा है। तो इस प्रकार हम लोग पाते हैं कि अवस्था परिवर्तन के लिए, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए एक उष्मा की आवश्यकता होती है, जिस उष्मा को हम लोग गुप्त उष्मा कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं, जिसका काम है वह पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन लाता है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास किए हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस होती है। और ठोस को जब हम लोग गर्म करते हैं तो वह द्रव में बदलता है, जिस न्यूनतम बिंदु पर ठोस द्रव में बदलता है उस न्यूनतम बिंदु को गलनांक कहते हैं या उस न्यूनतम ताप को गलनांक कहते हैं। जिस न्यूनतम ताप पर द्रव गैस में बदलता है तो उस न्यूनतम ताप को उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। और जिस न्यूनतम ताप पर कोई गैसीय अवस्था का पदार्थ द्रव अवस्था में बदलता है तो उस न्यूनतम ताप को उसका संघनित बिंदु कहते हैं। और जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था में बदलता है, द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलता है, तो उस ताप को हम लोग उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, हिमांक कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट्स, कंडेंसेशन, हिमांक सबको डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि जब पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलती है तो उसको हम लोग गलना कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। जब वह अगर द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलता है तो उसको हम लोग वाष्पन कहते हैं। जब यदि गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है तो उसको हम लोग संघनन कहते हैं। और जब हमारा द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलता है तो उसको जमना कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग इसको भी जानते हैं। लेकिन अब यहां पर एक और बात है कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनको गर्म करने पर वह बिना द्रव अवस्था में बदलते हुए ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में चला जाता है और गैसीय अवस्था से सीधे ठंडा करने पर ठोस अवस्था में आ जाता है। तो ऐसे पदार्थों को हम उदरपातज कहते हैं, सब्लिमेट कहते हैं। और ऐसे सब्सटेंस को हम लोग, ऐसी प्रक्रिया को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं, उदरपातन कहते हैं। जैसे आपका कपूर है, नौसादर है, इस समय यह गुण पाया जाता है कि उसको अगर हम लोग हीट करते हैं तो वह सीधे सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में चला जाता है। और यदि उसको हम कंडेंस कराएंगे, ठंडा कराएंगे, तो वह सीधे गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में चला जाता है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि पदार्थ के जो अवस्था में परिवर्तन होता है वह टेम्परेचर के कारण होता है। तो फिर हम लोग पदार्थ के ठोस, द्रव, गैस के गुणों के बारे में अलग अलग अगले क्लास में